क्लास 11 स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी कहें सब सही है, क्योंकि पता नहीं आप लोग कब देख रहे हैं मुझे और कब केमिस्ट्री क्लास के लिए बैठे हैं। एकदम फुर्सत निकाली होगी तभी तो बैठे होंगे। फुर्सत मिल गई उसके लिए वेलकम, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं क्लास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन का लास्ट टॉपिक है, एंड टॉपिक है ये, जो हमारा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन का। और बेंजीन में हमें करना है, इसका तो हम बहुत कुछ कर चुके हैं। एरोमेटिसिटी का जो भी कंडीशंस था ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। और इसमें जो करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म बेंजीन में कैसे होता है, उसके फिर प्रिपरेशन कैसे होगी और उनके केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगे, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे हम यहाँ पर। तो चलिए शुरू हो जाइए और पेन पेपर ले लीजिए प्लीज़, कॉपी ले लीजिए, नोटबुक, और उस पर सब कुछ नोट डाउन करते जाइए जिससे आपको अच्छी तरह समझ आए। भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला है, यदि आप नहीं लेके बैठेंगे तो बैठना ज़रूर है और फिर हमें आगे करते जाना है। तो देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमें करना है बेंजीन के बारे में, और बेंजीन का हम लोगों को सबसे पहले आइसोमेरिज्म करना है और बेंजीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है। बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो दिया गया है C6H6, और कैकुले ने बहुत ही मेहनत से इसकी ये ज्योमेट्री निकाली है। उनको पता नहीं सपना आया था क्या हुआ था, एकदम से ये ज्योमेट्री निकल आई। सांप को देखा फन काढ़े और बार बार अपनी पोजीशन चेंज करते, तो उनको लगा कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर के बारे में भी डाउट था। ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट में डबल एंड सिंगल बॉन्ड है सी के बीच में। तो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी होनी चाहिए और सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, डबल बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी यानी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड वाला ईजिली टूट जाना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया था, ये सबके सब बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है और इसलिए बॉन्ड एनर्जी भी इक्वल है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन सब कार्बन की होगी, इसके बारे में यहाँ पर भी साफ साफ एक्सप्लेन हो रहा है और एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं था। तो कैकुले ने यहाँ पर खुद इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बना दिया, और वो दूसरा स्ट्रक्चर था रेजोनेंस बेस्ड। बेटा मैं यहाँ पर इसका रेजोनेंस बना रहा हूँ। एक में डबल बॉन्ड हमारा कुछ इस तरह से अटेंड है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन ले लेते हैं। अब ये फर्स्ट और सेकेंड के बीच का डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड में अल्टरनेट में आ जाता है। ये थर्ड और फोर के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो 4 और 5 के बीच में आ जाता है, और ये फिर फर्स्ट और 6 के बीच में चला जाता है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनना है जरा उसको देखिए। वह यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रेजोनेंस में एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है, सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है। इसलिए बॉन्ड को हमने यहाँ पर 2 और 3 के बीच में आ गया ये, और ये किस में आ गया 4 और 5 के बीच में, और ये किसके बीच में आ गया 1 और 6 के बीच में। यदि हम इन ज्योमेट्री दो फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकता है, दोनों में से किसी एक फॉर्म में, तो यहाँ पर भी एक डाउटफुल बातें थी। मॉलिक्यूल यदि एक्चुअली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तब तो वो बात नहीं होगी जो हमने पहले एक्सप्लेन किया कि सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होने चाहिए और बॉन्ड एनर्जी इक्वल होना चाहिए। तो कैकुले ने कहा कि बेंजीन को इनके बीच का स्ट्रक्चर माना जा सकता है, जिसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो हमने ये बनाया है, इसको फर्स्ट और सेकंड नेम कर लेते हैं, इनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहा जाएगा। इनके बीच की ज्योमेट्री है, यानी डबल, ये दोबारा इसमें कन्वर्ट होगा। उन्होंने कहा था दोनों स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट कर रहा है और बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर दोनों के बीच का माना जाना चाहिए। तो दोनों के बीच का यानी रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होना चाहिए, हर एक कार्बन डबल बॉन्ड के कैरेक्टर में आएगा, यानी
सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो होगा, ये जो 3 डबल बॉन्ड है वो पूरे 6 कार्बन के बीच में बट जाएंगे, यानी आधे आधे बॉन्ड सबको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम आधे आधे बॉन्ड सबका बनाएंगे। जिसको इजी करने के लिए बीच में गोला बना दिया जाता है, ये इसी को एग्जिबिट कर रहा है। बेंजीन एक्चुअली इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस फॉर्म में यदि एग्जिस्ट करेगा तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे। इसके बारे में रिएक्शंस करना हमारे लिए जनरली पॉसिबल नहीं होता है, समझ आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बनाते या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में रिएक्शन के टाइम में, जिससे हमें उसके अटैक को हम इजीली दिखा सकें कहीं भी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, ये बेंजीन की समझ थी। अब बेंजीन में कोई भी चीज़ अटैच कर दिया जाए तो उसमें भी रेजोनेंस बनेगा, जिसको हम आगे देखेंगे उसमें कैसे कैसे रेजोनेंस बनने वाला है। अब पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बेंजीन की में जो आइसोमेरिज्म है वो किस तरह से होगी। बेंजीन में जब तक कोई एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है कोई आइसोमेरिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए OH लगा दिया, जैसे मान लीजिए ओनली एक CH3 लगा दिया, इन सब में आइसोमेरिज्म और कोई नहीं आ पाएगी। तो आइसोमेरिज्म आएगी कहाँ, कम से कम डाई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। और डाई सब्स्टिट्यूटेड में नोमेनक्लेचर में हम लोग कर चुके हैं ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन। ऑर्थो मेटा पैरा के बेसिस पर इसमें क्या बनेगा, आपका आइसोमर्स। आइसोमर्स देखिए, जैसे हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड हमारा हो जाता है CH3 और CH3 दो ले लेते हैं, इसको कहा जाता है ऑर्थोजाइलिन। और एक ही लगा रहता है तो उसको हम टॉल्विन भी कहते हैं। और टॉल्विन आपका एक्सेप्टेड है UPSC में, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये हमारा हो गया ऑर्थोजाइलिन। और इसी का दूसरा फॉर्म, इसको एक दूसरे के 1,3 पोजीशन पर लगा सकते हैं, ये हमारा हो गया मेटाजाइलिन। और इसी में यदि हम 1,4 पोजीशन पर लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा पैराजाइलिन। तो इस तरह से ये हमारा एक पोजीशनल आइसोमर्स बन जाता है। तो यहाँ पर बेटा लोग क्या बन रहा है, पोजीशनल आइसोमर्स बन रहा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, पोजीशनल आइसोमर यहाँ पर शो कर सकता है ये। हम लोग अब अगला करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को प्रिपेयर करने का हमने एक एल्काइन में रिएक्शन किया था इथाइन से। इथाइन का यदि हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करते हैं तो बेंजीन हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। यदि हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इथाइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करें, रेड हॉट आयरन ट्यूब से इसको पास करें, तो इसके 3 मोल मिलके बना लेंगे बेंजीन। तो ये बेंजीन बन जाएगा यहाँ पर। अब सेकेंड, हम इसको फिनॉल से बना सकते हैं। फिनॉल हमारा होता है बेंजीन में जब हम OH ग्रुप को लगाते हैं। इसको यदि अब रिड्यूस करा दिया जाए, यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन करवाएंगे, किसी भी मेटल के साथ। और ऑक्सीजन को निकालने वाला सबसे अच्छा मेटल कौन है, जिंक। इसको हम डस्ट फॉर्म में लेते हैं। डस्ट फॉर्म में ये ज़्यादा बेटर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये ऑक्सीफाइल है, ऑक्सीजन को खींच लेगा तो हमें ओनली बेंजीन दे देगा और ZnO बाय प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरह से हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक हम ले सकते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लेंगे यहाँ पर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से यदि हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं
तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से हम जानते हैं कि COOH ग्रुप हटकर जो कार्बन चेन बचता है वो हाइड्रोकार्बन हमारा बनता है। और इसके लिए रिएजेंट हम लोग क्या लेते हैं, NaOH प्लस CaO का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इसको हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं इसके प्रेजेंस में। इसी को कहते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा हमारा NaOH, सोडा कॉस्टिक सोडा, और लाइम हमारा CaO होता है। इसके प्रेजेंस में हीट करने पर ये हमें बेंजीन देता है और बाय प्रोडक्ट हमें Na2CO3 दे देगा। तो ये हमारा बन जाएगा बेंजीन। यदि हम यहाँ पर कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्लियरली हमारा बेंजीन नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोलवेज में जनरली हमारा क्या होता है, दो चेन आपस में जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पर डबलिंग हो जाएगी। हमें ओनली बेंजीन चाहिए, इससे पॉसिबल नहीं है, इससे हमारा पॉसिबल नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं। तो हम लोग करेंगे अब आगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फोर्थ मेथड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड हम ले सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को एसिडिक वाटर में, SO3H होता है, इसको हम एसिडिक वाटर में यानी HCl और H2O के मिक्सचर वाले वाटर में बॉईल कर दें, और ये बॉइलिंग 130 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होनी चाहिए टेम्परेचर। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन में, ये रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन बेंजीन सल्फोनिक एसिड साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि ये हमारा ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। ज़्यादा स्टेबल नहीं होता यानी लैब में हमें इसको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो यदि हम बेंजीन का रिएक्शन ओलियम के साथ करवाते हैं, ओलियम यानी H2SO4 फ्यूमिंग कहा जाता है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं फ्यूमिंग। फ्यूमिंग H2SO4 आपके लैब में होता है, प्योर डार्क कलर्ड बॉटल में H2SO4 जो रखा रहता है, ऑलमोस्ट वो हमारा 98% के आसपास होता है, वो हमारा फ्यूमिंग H2SO4 है। एक्चुअली उसमें H2SO4 के साथ SO3 गैस मिक्स होता है, जो कि फ्यूम के फॉर्म में निकलता रहता है। तो वो इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इससे होगा क्या, बाय प्रोडक्ट यदि हमें अंदाज़ा करना है, बेंजीन में से H निकलेगा, और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है SO3H इस पर लगा है, तो OH ग्रुप यहाँ से हटा है, यानी हमारा वाटर इसमें से निकल जाता है और हमारा बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से प्रिपेयर करने का फर्स्ट मेथड। यदि हम यहाँ पर सेकंड मेथड लेना चाहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को ऐसे हम प्रिपेयर करेंगे। मैं इस रिएक्शन को यहाँ से दिखा देता हूँ, सेकंड को, इसको आप सेकंड मान लीजिए। बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें बनाना है, इसका रिएक्शन हमें NaOH के साथ करना है, ये हमें फिनॉल दे देगा, और फिनॉल को फिर वही जिंक डस्ट जो हमने पीछे किया है, जिंक डस्ट के साथ हीट कर दें, ये हमें बेंजीन दे देगा। इस तरह से हम दो स्टेप करके हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी हमारा ये कन्वर्जन मेथड हो गया। इसमें हमने फिनॉल बना के फिनॉल को फिर हमने कन्वर्ट किया बेंजीन में। अब इसका हमारा फिफ्थ मेथड है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इससे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के साथ अटैच रहेगा हमारा डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजो मतलब N2 ग्रुप, एजो ग्रुप हमारा N2 ग्रुप है, EM का मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा रहेगा, और क्लोराइड यानी माइनस होगा क्लोरीन, तो N2Cl लगा रहेगा बेंजीन के साथ। ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको हम रिड्यूस करवा सकते हैं या तो इथेनॉल का यूज़ करके या H3PO2 का यूज़ करके, इससे हमारा ये रिड्यूस हो सकता है, और रिड्यूस होके हमें बेंजीन दे देगा।
N2Cl यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा N2। तो इस तरह से हमें बेंजीन मिल जाएगा। लेकिन ये रिडक्शन बहुत ही यानी बहुत कम टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर भी पॉसिबल है। इसका मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी कम स्टेबल है। ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसको हम पढ़ेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी कम स्टेबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी लैब में फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसको हम प्रिपेयर करेंगे एनिलीन से यानी बेंजीन अमाइन से। बेंजीन अमाइन को एनिलीन भी कहा जाता है और IUPAC में एक्सेप्टेड है, वैसे ये कमर्शियल नेम था। तो इसका रिएक्शन यदि हम सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिक्सचर से करवाएं, टेम्परेचर आपका 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यानी आइस कोल्ड वाटर होना चाहिए। वाटर हमारा आइस कोल्ड रूम टेम्परेचर पर भी नहीं होना चाहिए। तो हमें यह दे देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और उसका फिर फर्दर रिएक्शन होगा तो हमें मिल जाएगा बेंजीन। इस तरह से हमारा बेंजीन का प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। हम लोग करने जा रहे हैं अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन में आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। तो हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म भी करना है। तो पहले तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे और उन एग्जाम्पल्स में से कुछ को हम मैकेनिज्म पर सेट करके देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें हैलोजिनेशन। हम बेंजीन में हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ये सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में से H को निकाल के किया जाता है। बेंजीन में से H को हटाया जाता है और वो H+ के फॉर्म में निकलता है। तो बेंजीन का रिएक्शन हम कोई एक H को दिखा देते हैं। वैसे C6H6 फॉर्मूला है और पूरे 6 कार्बन के साथ H हमारा लगा हुआ है। तो इसका रिएक्शन यदि हम हैलोजन के साथ करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 बिल्कुल ड्राई होना चाहिए हमारा। इसको डार्क में हम हीट करेंगे तो बेंजीन में से हमारा H निकल जाएगा और यहाँ से X, और ये AlCl3 हमारा कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट का क्या रोल है हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर हमारा होगा क्या, H+ हटेगा और इसमें से दोनों X में से एक हमारा X+ होगा। वो X+ हमारा H की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो गया। दूसरा हमारा HX बन के बाय प्रोडक्ट देगा, H और एक X बचेगा, HX हमारा बाय प्रोडक्ट आएगा। इसी तरह से हमारा दूसरा हो सकता है नाइट्रेशन। बेंजीन में हम नाइट्रो ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। नाइट्रो ग्रुप आप जानते हैं ऑर्गेनिक में NO2 ग्रुप है। इनऑर्गेनिक में इसको नाइट्राइट कहा जाता है, यहाँ पर नाइट्रो कहा जाता है। तो ये ग्रुप हमारा कहाँ से आएगा, तो यह आएगा HNO3 में से। तो बेंजीन को जब हम रिएक्शन करवाएंगे HNO3 के साथ, तो HNO3 हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए और इसके साथ हम कैटलिस्ट लेंगे H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड और इसमें इसको हम हीट करेंगे। तो बेंजीन के किसी भी एक पोजीशन से मान लेते हैं यहाँ से H हट रहा है, एक ही ग्रुप को हम कहीं भी लगा सकते हैं बेंजीन में। तो मैं इसको अलग करके दिखा दिया, यहाँ से भी H निकाल सकते हैं और यहाँ पर लगा सकते हैं हम NO2। तब HNO3 में से NO2 तो बेंजीन में सब्स्टिट्यूट हुआ है, फिर इसमें से निकला क्या, तो इसमें से OH- निकला है और यहाँ से H+ निकला है। H2O हो गया हमारा बाय प्रोडक्ट। यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, H2O निकलता है। थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम क्या कर सकते हैं, थर्ड में कर सकते हैं हम सल्फोनेशन। सल्फोनिक ग्रुप हमारा होता है SO3H। तो सल्फोनिक ग्रुप को इसमें हम लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे इसको, बेंजीन में से दोबारा किसी भी एक कार्बन से H निकलेगा, मान लेते हैं यहाँ से निकल रहा है,
और इसका हम ओनली रिएक्शन करवाएंगे ओलियम के साथ, यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, प्योर H2SO4 के साथ, ये मान सकते हैं। यहाँ पर हमारा लग जाएगा, इसमें से SO3H निकलेगा जो कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और यहाँ से क्या बच गया, OH और ये H मिलके H2O हमारा बाय प्रोडक्ट। इस तरह से इसमें भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। अब फोर्थ हम करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ये नेम रिएक्शंस है, इस पर ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो इसमें दो तरह के रिएक्शन है, एक हमारा एल्काइलेशन, हमें एल्काइल ग्रुप को रिंग में सब्स्टिट्यूट करना है। यदि हम बेंजीन में CH3 मान लेते हैं हमारा एल्काइल ग्रुप है जिसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसके साथ हैलोजन लेंगे CH3Cl, मेनली Cl लिया जाता है। हम यहाँ पर AlCl3 लेंगे जो कि हमारा एनहाइड्रस होगा, वही डार्क में इसको हम हीट करेंगे तो क्लियरली बेंजीन में से H निकलेगा और यहाँ पर CH3 जो हमारा प्लस है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बेंजीन में सब्स्टिट्यूट हो जाता है हमारा CH3, ये हमारा बन जाता है एल्काइल बेंजीन, यहाँ पर मिथाइल बेंजीन जो कि कमर्शियली टॉल्विन भी कहलाता है, ये हमारा टॉल्विन बन गया। इसी में हम एसाइलेशन कर सकते हैं, इसके और भी एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप हमारा क्या होता है, RCO ग्रुप, इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियरली हम इसके साथ भी X लेंगे और R की जगह पर कोई भी कार्बन चेन हम ले सकते हैं। तो देखिए बेंजीन में से एक पोजीशन से मैच हटाएंगे, हमने R की जगह CH3 ले लिया, CO लगाना है साथ में और एक हैलोजन लेना है। यहाँ पर भी AlCl3 एनहाइड्रस लेंगे, हम डार्क में हीट करेंगे। मैं इसका प्रोडक्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्या लग जाएगा इसमें, COCH3 हमारा हो जाएगा, यानी कीटोन बना एक हमारा कीटोन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इस तरह से हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, इनके अगले रिएक्शंस को, इसके मैकेनिज्म करेंगे हम। तो हम लोग करने जा रहे हैं अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। तो जरा मैकेनिज्म पर ध्यान देंगे, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मैकेनिज्म है, इसके क्या स्टेप्स हैं। ये हमारा 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म में, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम जनरेट करेंगे, यानी इलेक्ट्रोफाइल को हम बनाएंगे। एक हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, इसको मैं E+ से दिखा रहा हूँ, आगे से मैं इसको E+ से दिखाया करूँगा। और सेकंड क्या होगा, अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और उससे हमारा एरेनियम आयन बनेगा, यानी बेंजीन में एक प्लस आयन आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और थर्ड हमारा हो जाएगा, बेंजीन में से H+ हटेगा और इसका फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा बेंजीन के साथ। तो उसको कहते हैं हम, H+ कहीं से भी निकलेगा तो उसका नाम दिया जाता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन जहाँ भी नाम दिया जाए हम समझ जाएंगे कि वहाँ से H+ निकल रहा है। तो ये हो गया हमारा स्टेप डीप्रोटोनेशन। अब जरा इन स्टेप्स के लाइट में हम देखते हैं बेंजीन में हेलोजिनेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे, इसका एक रिएक्शन दिखा देंगे। हेलोजिनेशन में जो मैंने रिएक्शन दिखाया था, यहाँ पर हम X की जगह क्लोरीन ले लेते हैं, यानी क्लोरीनेशन कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्लोरीनेशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप ब्रोमिनेशन भी ले सकते हैं। तो देखिए रिएक्शन क्या होता है, बेंजीन में से कोई भी H निकलेगा एक जगह से और इसका रिएक्शन हमें Cl2 से करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और इसको डार्क में हमें हीट करना है। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन में एक Cl हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा
H की जगह पर, और H और इसमें से एक Cl मिलके HCl बाई प्रोडक्ट बनाएगा। तब इसको हम स्टेप के बेसिस पर कैसे देखेंगे मैकेनिज्म में, तो जरा हम उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन आ रहा है, Cl+ आ रहा है। जो लगेगा रिंग के ऊपर वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए। यहाँ पर Cl+ हम बनाएंगे, तो Cl+ बनाने में कौन हेल्प करेगा, कैटलिस्ट का यहाँ पर यही रोल है। तो कैटलिस्ट यानी AlCl3 यहाँ पर क्या करेगा, Cl2 में से Cl+ बनवाएगा। कैसे जरा देखिए। सबसे फर्स्ट लिखते हैं हम फॉर्मेशन या जनरेशन ऑफ Cl+। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हमारा Cl है तो Cl+ लिख रहे हैं। तो Cl+ हमारा बना कैसे, जरा देखिए। AlCl3 हमारा लुईस एसिड है, Al की ऑक्टेट पूरी नहीं है, ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहेगा Cl में से। Cl में से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये लेगा बॉन्ड बनाने के लिए Cl के साथ, तो क्लियरली दूसरे Cl का जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएगा। इसमें से एक बन गया हमारा Cl+ और दूसरा आ गया AlCl4-। Cl ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर एक Cl इसके साथ बॉन्ड बनाने जाएगा, जिससे इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये मिल जाएंगे और इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि दूसरे स्पीसीज का चार्ज आया है। वैसे भी ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए, तो 0 है यहाँ पर, ऐसे करके देख सकते हैं। अब सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारा है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग। या इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl+। Cl+ का हम अटैक करवाएंगे रिंग पर, वही यहाँ पर हम लिखेंगे वर्डिंग में, अटैक ऑफ Cl+ ऑन रिंग। तो रिंग पर अटैक कैसे होगा, तो जब कभी भी कोई इलेक्ट्रोफाइल कहीं अटैक करता है, इसका मतलब जिस पर वो अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो बेंजीन रिंग का न्यूक्लियोफाइल कौन काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ये अपना डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये पाई बॉन्ड यूज करके जो बॉन्ड बनाएगा, या तो ये यहाँ का कार्बन या यहाँ का कार्बन, कोई एक कार्बन। मान लेते हैं यहाँ पर इसने Cl जुड़ गया और यहाँ का कार्बन फिर क्या हो जाएगा, दूसरा कार्बन प्लस। इसी को कहते हैं एरिनियम आयन। बेंजीन में हमारा पॉजिटिव आयन आ गया, और इसको हम देखेंगे बाद में कि ये हमारा स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो पहले हम इसमें रिएक्शन करवा लेते, उसके बाद इसके स्टेबिलिटी को देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो जरा देखिए अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में जैसे हमारा Cl+ बना है और इसके साथ में क्या है, H है। हम लोग जानते हैं एक जगह पर H है, तो H हमारा अब क्या करेगा, ये कार्बोकेटाइन वाले कार्बोकेटाइन के साथ जो कार्बन है उससे अटैच है, और ये हमारा स्टेबल है। फिर Hc से ज़्यादा पॉजिटिव होता है कैरेक्टर का, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करके यहाँ से खुद H+ बन के निकल जाएगा, क्योंकि इसको अपनी एरोमेटिसिटी लेनी है दोबारा, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज मोर स्टेबल। तो Cl को तो छोड़ नहीं सकता, Cl डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा डबल बॉन्ड में, बताइए, क्योंकि Cl के पास भैया लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर अपना देकर ये इससे जुड़ जाएगा, तो इसका हटना मुश्किल है। क्लियरली कौन हटेगा फिर, H। उसी को हम कहते हैं डीप्रोटोनेशन। हमेशा हमें इस केस में H को हटाना है, तो डीप्रोटोनेशन करवा दिया। वैसे भी आप यहाँ पर यह बात समझ सकते हैं कि ये हमारा C+ है और ये CH बॉन्ड है। CH बॉन्ड हमारा क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है। इस वजह से भी हमारा ये क्या होगा, H+ यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होने की वजह से स्टेबल हो गया, H+ आराम से यहाँ से निकल गया। तो इस तरह से हमारा H+ हटा और 1+ पहले लग चुका है, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसको हम बाकी रिएक्शन के लिए भी, नाइट्रेशन वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जरा देखिए नाइट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। अब हम इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम देख रहे हैं नाइट्रेशन कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले एरिनियम आयन हमारा स्टेबल कैसे होता है।
यहाँ पर हमारा जैसे क्लोरीन लगा था या कोई भी लगा हो सकता है, यहाँ पर प्लस चार्ज है यानी कार्बोकैटायन है। क्लियरली ये हमारा जो पाई बॉन्ड है साथ में हमारा कार्बोकैटायन है, तो इस पर ये लोकलाइज हो सकता है और यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ सकता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, प्लस चार्ज यहाँ आ गया। अब यहाँ पर ये हमारा डबल बॉन्ड है और इससे हमारा क्लोरीन लगा हुआ है। अब ये हमारा इस पर डोनेट हो सकता है। क्लियरली अब प्लस चार्ज ट्रांसफर हो चुका है यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर Cl। अब क्लियरली यहाँ से दोबारा हमारा H निकल सकता है क्योंकि ये हमारा H जो है हाइपर कॉन्जुगेशन में। इस तरह से आप क्या देख रहे हो, हमारा एरिनियम आयन जो है रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है। हम पहले प्लस चार्ज यहाँ पर था 3 स्ट्रक्चर के बेसिस पर, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है यानी प्लस चार्ज इतनी दूर में घूम रहा है। यहाँ पर Cl और यहाँ पर H लगा हुआ है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी है। इसी स्टेबिलिटी की वजह से आराम से H+ को लूज करके क्या बन सकता है, क्लोरोबेंजीन बन सकता है। तो बाकी जगह भी एरिनियम आयन जो बनेगा कुछ इसी तरह के स्टेबिलिटी का फंडा होगा, वहाँ पर इसी तरह की स्टेबिलिटी हम समझेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं नाइट्रेशन को। तो पहले हमेशा हम इसका रिएक्शन दिखा देंगे, रिएक्शन दिखाने से आसानी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले रिएक्शन दिखाया, पहले मैकेनिज्म नहीं। क्या बनता है ये हमें पता रहता है तो उसको समझना आसान हो जाता है, कहाँ जाना है ये पता रहता है तो जाना आसान हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर है, कहीं सीधे तो आप लोग घर से निकलते नहीं हो ना, बिना कहीं जाए निकल गए, भाई कहाँ जाना है पता नहीं, बाहर निकल गए। यदि हम उसी तरह से करेंगे तो समझ कम आएगा ऑर्गेनिक। तो देखिए जरा, प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर क्या बन रहा था भैया, यहाँ बेंजीन रिंग से H निकलेगा और इसमें से OH निकलेगा और यहाँ पर लग क्या जाएगा NO2 ग्रुप, बाय प्रोडक्ट हमारा वाटर। तो सबसे पहले क्या होना है, हमें NO2 लगा है ना, NO2+ का फॉर्मेशन दिखाना है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा जनरेशन ऑफ NO2+। अभी NO2+ आएगा कहाँ से, NO2+ आएगा HNO2 में से, और किसके हेल्प से आएगा, क्लियरली कैटलिस्ट के हेल्प से आएगा। कैटलिस्ट के हेल्प से हमेशा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो NO2 है उसका स्ट्रक्चर HNO2 का कुछ ऐसा है, ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका। N पर अब इस पर अटैक कौन करेगा, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। इसके H+ को ये गेन करेगा यानी बना लेगा H2O, NO2+ अलग हो गया, प्लस बन गया हमारा H2O प्लस SO3H- OSO3H-, यहाँ पर माइनस लगा दो और H2O। अब इसमें से NO2+ जो है ये हमारा अटैक करेगा किस पर, रिंग के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है। तो देखिए जरा सेकंड स्टेप में, अटैक ऑफ NO2+ ऑन द रिंग। बिल्कुल उसी तरह से अटैक करना है जैसे क्लोरीन प्लस Cl+ अटैक किया था, क्लोरीनियम आयन अटैक किया था। इस पर अटैक हो गया इसका, और ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स। NO2 लग गया, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये स्टेबल है। स्टेबल है तो अब क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, क्योंकि इसके साथ एक H भी है, क्योंकि यहाँ पर H था, हर एक कार्बन के पास H है। थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, डीप्रोटोनेशन। इसमें हमारा बाय प्रोडक्ट वाटर कैसे बना था वो यहाँ पर आ चुका है। अब डीप्रोटोनेशन यानी H+ को निकालने में कौन हेल्प करेगा, क्लियरली हमारा
ये हेल्प करेगा, है ना। तो कैसे हेल्प करेगा जरा देखिए, यहां हमारा है O माइनस SO3H, ये माइनस इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। OH बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन CH बॉन्ड, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें देकर निकल जाएगा। H2SO4 हमारा बन गया दोबारा, यानी प्रूव हो गया कैटलिस्ट है। और यहाँ पर क्या आ गया, बेंजीन पूरा पूरा रिंग बन चुका है। ये बॉन्ड यहाँ पर फ्लिप कर गया, कुछ ऐसा मान ले, उससे ज़्यादा अच्छा समझ आता है। ये सब ट्रिक है, ट्रिक से समझ आ जाता है। यहाँ NO2 लग गया, और ओवरऑल प्रोडक्ट यदि आप ऐड करें तीनों स्टेप को मिलाकर, तो आपका ऊपर जो मेन रिएक्शन है वही आएगा। इस तरह से हमारा हो गया यहाँ पर प्रूव नाइट्रेशन कैसे होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। इसी तरह से आपका सल्फोनेशन हो सकता है, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन दोनों हो सकता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझ चुके हैं। अब इसमें हम लोग कंप्लीट क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंप्लीट क्लोरीनेशन। वो कैसे कर सकते हैं जरा देखिए, बेंजीन का रिएक्शन यदि हम एक्सेस क्लोरीन के साथ करवाएं, 6Cl2 के साथ करवाएं, तो पूरे 6 कार्बन एटम में से H को ये रिमूव करवा देगा। और ये रिएक्शन होगा वही एनहाइड्रस AlCl3 में, कोल्ड में एंड डार्क में। बाकी जगह हम हीट करते थे। तो और यहाँ पर क्या बनना है, पूरे 6 पोजीशन पर Cl आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये हमारा है 1 2 3 4 5 6, इसका यूपीएससी नेम होगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। और क्लियरली जो बेंजीन का फॉर्मूला पहले क्या था, C6H6, अब क्या बन गया C6 इसका Cl6। ये हम यहां पर देखेंगे। अब यदि हम यहां पर इसका करवाते हैं हाइड्रेशन एडिशन रिएक्शन, हम यहां पर एडिशन रिएक्शन ले रहे हैं। अब बेंजीन में डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन भी पॉसिबल है। हम चाहें तो यहां पर एडिशन करवा सकते हैं H का। क्लियरली यहां पर क्या है, हमारे पास पूरे 6 कार्बन एटम है जिनको एक एक H सबको चाहिए। तो हमारा क्या बन जाएगा, वो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। यहाँ पर हम एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन ले लेंगे और PD PT कुछ भी कर लेंगे और हीट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा ये साइक्लोहेक्सेन। तो हमारा साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो इसका फॉर्मूला अब क्या हो गया, यहाँ पर C6H12 हो चुका है, साइक्लोहेक्सेन बन चुका है। अब हम इसी में यदि लाइट में इसका रिएक्शन करवाएं बेंजीन का, तो बेंजीन में Cl का एडिशन हो सकता है लाइट के प्रेजेंस में। यदि हम यहां पर 6Cl2 करते हैं और लाइट में रिएक्शन करवाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी पर या लाइट में, तो क्लियरली यहां पर हर एक कार्बन के साथ एक एक H है तो एक एक Cl भी आ जाएगा। एक एक H पहले से, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी इसका फॉर्मूला देखा जाए तो हमारा बन गया C6H6Cl6। इसको हम कहते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। लेकिन ये कमर्शियल नेम है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसका IUPAC नेम साइक्लोहेक्सेन के बेसिस पर होगा, क्योंकि अब ये साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है। तो उसका नेम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका IUPAC नेम होगा। और BSC इसको कॉमन नेम में कहते हैं। इस तरह से कंप्लीट क्लोरीनेशन हम करवा सकते हैं। डबल बॉन्ड को हटा सकते हैं, डबल बॉन्ड हटा तो ये रिएक्शन हो गया एडिशन का।
इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसका हम बाकी हाइड्रोकार्बन की तरह कंबस्शन रिएक्शन भी करवा सकते हैं। यदि हम कंबस्शन करवाते हैं O2 के प्रेजेंस में करवाएंगे, C6H6 प्लस O2 हमें क्या देगा, CO2 प्लस H2O देगा। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, नॉर्मल बैलेंसिंग जैसे करते हैं। 6 CO2 हो जाएगा, 3 H2O हो जाएगा। क्लियरली यहाँ 6 2 जा 12, 3 15 है, 15/2 O2 हो जाएगा। या इसको पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 C6H6 प्लस 15 O2 गिव 12 CO2 प्लस 6 H2O हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा कंबस्शन का है, जो नॉर्मली हाइड्रोकार्बन दिखाता है, बेंजीन भी दिखाएगा। बेंजीन में यदि हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, क्या बेंजीन रेजोनेंस दिखाते रहता है। इसको मैंने GOC में भी बताया हुआ है, रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर, और यहाँ पर भी उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो ज़रा देखिए, यदि बेंजीन के अंदर हमारे 2 तरह के ग्रुप हो सकते हैं उसमें। एक तो जो रेजोनेंस में +R दिखाएगा, प्लस रेजोनेंस को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना है, प्लस M भी बोल सकते हैं। और दूसरा -R दिखाएगा, यानी रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन लेगा, अपोजिट दिखाएगा, जिसको -M भी कह सकते हैं। तो +R कौन होता है और -R कौन होता है, तो ज़रा उसको देखेंगे। +R वो होगा जो बेंजीन की तरफ रेजोनेंस बनाएगा, बेंजीन की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और -R वो होगा जो बेंजीन से अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा उससे। तो ज़रा देखिए +R वाले ग्रुप को। जब बेंजीन के अंदर एक हमारा ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जैसे Cl, उसके पास लोन पेयर है। हम जानते हैं कि बेंजीन अपने आप में रेजोनेंस दिखाता है, इसका जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होता रहता है। तो क्लियरली यहाँ पर +R होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि कोई लोन पेयर वाली स्पीसीज कभी भी डबल बॉन्डेड ग्रुप से अटैच हो, तो ये लोन पेयर यहाँ पर डोनेट होकर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करता है और बनाता है रेजोनेंस। ए के साथ डबल बॉन्ड, इस पर आएगा प्लस चार्ज, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। इस बात को ध्यान में रखेंगे, और इसकी वजह से बिल्कुल ऐसा ही रेजोनेंस यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि ऐसा ही सिचुएशन बन रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं Cl के पास है लोन पेयर, और उसके अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है 2 कार्बन एटम के बीच में। ये मैंने यहाँ पर कार्बन एटम वैसे दिखा दिया है, एटम कोई और भी हो सकता था। तो इसके बेसिस पर हमें यहाँ क्लोरोबेंजीन +R दिखाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन की तरफ, इसलिए इसको +R कहा जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर +R था। तो देखिए यहाँ पर हमारा +R इफेक्ट होगा। किस तरह से, थोड़ा ध्यान देंगे। Cl के पास लोन पेयर है, इन लोन पेयर में से एक लोन पेयर यहाँ पर डोनेट होगा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। ये बिल्कुल हमें यही करते चलना है। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बन गया Cl का, और आ गया प्लस चार्ज, बाकी 2 लोन पेयर रहेंगे। और यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में जाएगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। फिर यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रहा है, लोन पेयर अपोजिट टू डबल बॉन्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डोनेट होगा फिर से लोन पेयर, और ये यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ पर डिलोकलाइज हो गया, फ्री हो गया। यहाँ से हमारा लोन पेयर या कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है, बॉन्ड एक बन जाता है, जैसे यहाँ पर बन गया था Cl पर। उसी तरह से हमारा यहाँ भी बॉन्ड बनेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, लोन पेयर और माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब फिर से इसके अल्टरनेट में आ गया है डबल बॉन्ड, यानी फिर यहाँ से डोनेट होगा, और ये डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड फिर डिलोकलाइज होगा। अगला स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, Cl वाला स्ट्रक्चर एज इट इज है, 2 लोन पेयर इसके पास, और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है, तो बॉन्ड बना है, यहाँ पर बॉन्ड है। अब दोबारा हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी अल्टरनेट में
बॉन्ड आ चुका है डबल, ये डोनेट होगा और डबल बॉन्ड फिर से Cl के पास। अगला स्ट्रक्चर हमारा बनने जा रहा है, यहाँ पर बॉन्ड है एज इट इज़, यहाँ पर भी बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होकर Cl ओनली। अब इसके पास पूरे पूरे 3 लोन पेयर हो जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, टोटल यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर बना है और पूरे पूरे 5 स्ट्रक्चर में Cl पर पॉजिटिव चार्ज आया है और कार्बन में नेगेटिव चार्ज। तो क्लियरली ये हमारा प्लस आर इफेक्ट हो गया। तो प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है, रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और जो बाहर जो एटम उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, या नेगेटिव चार्ज इस पर रहता तो न्यूट्रल हो जाता, यानी इलेक्ट्रॉन एक्चुअली डोनेट कर रहा है, कुछ ऐसे करके याद रखेंगे। अब इससे हमारा यदि CHO ग्रुप हमारा अटैच हो बेंजीन से, C डबल बॉन्ड OH, अब देखिए पाई बॉन्ड हमारा बेंजीन के पास भी है और O के साथ भी है, और O हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसमें ड्राइविंग फोर्स की वजह से पाई बॉन्ड इस पर डिलोकलाइज होना ज़्यादा पसंद करेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। फिर यहाँ का जो डबल बॉन्ड है इधर चला जाएगा। क्लियरली अभी हमारा -R में जा रहा है, -R इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तब कैसे कैसे होगा जरा स्टेप्स देखें। -R इफेक्ट हमारा किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। इसमें हमने क्या देखा है, ये पाई बॉन्ड जो है O पर जा रहा है, यहाँ का डबल बॉन्ड इधर जा रहा है रिंग के बाहर। अब जहाँ से बॉन्ड गया है उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हमारा C के साथ अब डबल बॉन्ड हो गया और ये O- बन चुका है, यहाँ H है एज इट इज। अब देखिए इसके अल्टरनेट में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या बनना है, अब डबल बॉन्ड हमारा यहाँ आ चुका है, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है इसी के साथ, O- है और एक H है। अब पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये अब डबल बॉन्ड इस पर आएगा, जिसका अगला स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, CO- है, H है इसके साथ, और डबल बॉन्ड हमारा शिफ्ट कहाँ हो गया, अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ है। अब इसके अल्टरनेट में फिर डबल बॉन्ड है, क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा, फिर O- इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। यानी अगला स्ट्रक्चर हमारा बनना है, अब C के साथ सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि इधर आ चुका है, हमारा यहाँ डबल बॉन्ड हो H और बाकी डबल बॉन्ड अपनी जगह। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड की शिफ्टिंग हो चुकी है इसके रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पर भी टोटल 5 स्ट्रक्चर बना है, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा -R इफेक्ट था। दोनों में डिफरेंस क्या है, +R इफेक्ट में हम देख रहे हैं कि 3 पोजीशन पर, ये पोजीशन ऑर्थो कहलाता है सेकंड, ये हमारा पैरा 4th पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में, और ये फिर दोबारा ऑर्थो है। तो ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब बताइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा ईजिली यहाँ पर अकर करेगा, लेकिन वो रिंग के अंदर होगा, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रोफाइल ईजिली रिंग पर अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर काफ़ी फास्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिंग में हमारा पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से रिपेल हो जाएगा, यानी यहाँ पर रिएक्टिविटी बढ़ रही है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, यहाँ पर कम हो रही है। इसका मतलब ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर रहा है, इसको कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यानी +R वाला हमारा क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बिकॉज इट एक्टिवेट्स रिंग फॉर
ई प्लस रिएक्शन, ई प्लस रिएक्शन के लिए एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज देने की वजह से रिंग में इलेक्ट्रोफाइल को अब रिपेल करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगी, बहुत कम हो जाएगी बेंजीन रिंग की, इसलिए डीएक्टिवेटिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि बेंजीन में यदि कोई ग्रुप लगता है वो या तो एक्टिवेटिंग होगा या डीएक्टिवेटिंग होगा, और एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होगा जो प्लस आर दिखाएगा। और जनरली सिंगल बॉन्डेड कोई भी एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो प्लस आर ही दिखाता है, और कोई भी डबल बॉन्डेड ग्रुप जिसमें जनरली आपका डबल बॉन्डेड कोई भी रहेगा बेंजीन से बाहर तो माइनस आर दिखाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, यानी वो डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। और एक्टिवेटिंग कहाँ पर होता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक कर सकता है, इसलिए प्लस आर वाले को हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी कहते हैं। यानी प्लस आर इफेक्ट वाला हमारा क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहा जाता है, यानी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा कि भैया वहीं पर आना है, डायरेक्शन देगा, आओ कहाँ, ऑर्थो पर आओ। ठीक है, ऑर्थो पर आओ तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, जैसे किसी मूवी का डायरेक्टर होता है, ये मूवी करना है, इसमें ऐसे करना है, उसी तरह से डायरेक्शन दे रहा है, वहीं आना है, इसलिए वर्ड लगाया गया डायरेक्टर। और माइनस आर इफेक्ट हमारा क्या होता है, ऑर्थो पैरा का डायरेक्टर ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पर खुद ही पहले से प्लस चार्ज है, तो वहाँ पर नहीं आने देगा किसी सब्स्टिट्यूएंट को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। तो क्लियरली ये हमारा क्या बन जाएगा, मेटा डायरेक्टर। यदि ऑर्थो पैरा पर नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बाकी दोनों पोजीशन रिंग में जो बचता है 3 के अलावा, क्योंकि 3 पोजीशन ऑर्थो पैरा था, हम देख चुके हैं, 2 ऑर्थो 1 पैरा, तो बाकी दोनों पोजीशन हमारा मेटा होगा, तो मेटा डायरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ न कुछ होगी। लेकिन मेटा डायरेक्टर वाला जो कोई भी प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बहुत कम बनना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसके साथ वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो रेजोनेंस की वजह से कुछ न कुछ वहाँ पर हो सकता है कम हो। तो इसलिए हमारा इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टर रहते हुए भी बोला गया था। ठीक है, तो डीएक्टिवेटिंग किसके लिए माइनस आर, ऑर्थो पैरा के लिए डीएक्टिवेटिंग है, बट मेटा के लिए डायरेक्टर है, यानी मेटा के लिए एक्टिवेटिंग है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब क्या हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है हमारे लिए अच्छा है क्या, तो नहीं, इसकी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी है, टॉक्सिक है ये, टॉक्सिसिटी की वजह से ये कैंसरस वगैरह होते हैं, तो जनरली हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सबसे बचना ही चाहिए, उसको कंज्यूम नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बेंजीन हमारा क्या होता है, या कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा टॉक्सिक होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अब हम अपना चैप्टर यहाँ ख़त्म करते हैं, चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, आपके अच्छे मार्क्स आएँ उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी तरह से तैयारी करें और मेरे साथ बने रहें। मैं आगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी क्वेश्चन का देने वाला हूं, एक्सरसाइज का, उसको भी ज़रूर देखें और उसको समझें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डालें प्लीज़, जो मैं उस पर वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस बना सकूं। अभी हमें सिलेबस ख़त्म करना है, इसलिए मुझे लंबी वीडियोस बनानी पड़ रही है। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।